हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल सी नीट यूट्यूब चैनल में। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस क्लास में हम आपको एक चैप्टर करने वाले हैं जो नीट के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। और हमें आशा है आप सब ठीक हैं और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फलमक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र यानी डिप्लॉयड 2n होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो एस अवस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी। तो हम इसमें करने वाले हैं कि उसने पूछा है कि एस अवस्था के बाद में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो एस अवस्था में प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा दुगनी होती है, यानी कि दुगनी होती है डीएनए की मात्रा, और गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि डीएनए हो जाता है डबल यानी कि दुगना, जबकि हमारे गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम वो रहते हैं हमारे सेम। तो इसलिए फलमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। तो हमारा आंसर है डी यानी कि 8। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है तारक केंद्रक जब द्विगुणित होता है तो यानी कौन सी अवस्था होती है तब। तो तारक केंद्रक को ऐसा अवस्था के दौरान पृथक्करण होता है। यह मध्य अवस्था के दौरान गुणसूत्र पृथक होते हैं। पृथक्करण के लिए यानी पृथक जो होते हैं आवश्यक है तर्कु तंतु के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो मध्य अवस्था में है ना उसमें गुणसूत्र पृथक होंगे अलग अलग, यानी कि जो हमारे ये गुणसूत्र हैं इनमें इस प्रकार के बनेंगे। इसे तर्कु तंतु, इनको तर्कु तंतु कहते हैं। तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एम अवस्था में, यानी कि एम नहीं मध्यम अवस्था में। हमारा आंसर होगा कौन सा, टी बी बी। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे अगला कि अंतरावस्था की जीवन अवस्था यानी गैप 1 के बारे में सही कथन का चयन करें। जो सही है उसमें सभी कोशिका आवश्यक पुनर्गठन होता है, बिल्कुल नहीं। कोशिका उपापचय ही सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन डीएनए की प्रतिक्रिया नहीं होती है। अभी हमने बताया कि उपापचय क्रिया में वृद्धि तो होती है लेकिन डीएनए की प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी डीएनए की संख्या केंद्रक विभाजन होता है या फिर डीएनए संश्लेषण प्रतिकरण होता है। तो हमें देखना है इसमें कौन सा है, यानी कि एस फेज जो होती है या संश्लेषण फेज के दौरान डीएनए का निर्माण होता है। सभी कोशिका अवयवों का गठन यानी पुनर्गठन एम अवस्था में होता है, जो ये प्रत्येक कोश केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस के साथ शुरू होता है। तो हमारा आंसर होगा यानी कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिक्रिया नहीं होती। तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं और काय की निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था यानी G0 कहा जाता है। ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है, यानी कि जो हमारी है हमें जीवन अवस्था के बाद में होती है या एस के या G2 या एम के बाद। तो हमें होती है जीवन के बाद में। हमारा होगा जीवन फिर एस फिर G2 फिर एम फेज। तो अगला क्वेश्चन है हमारा G0 अवस्था में प्रत्येक कोशिका चक्र को समाप्त कर देती है। G0 अवस्था में कोशिकाएं होती हैं जो कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं, या कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, या कोशिका चक्र में प्रवेश करते हैं, या कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। तो हमें इसमें देखना है कि कोशिका चक्र से बाहर, अभी देखा ना इसमें अवस्था में शांत रह जाती हैं, प्रत्येक कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है। तो हमारा क्या है, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। अगला है कोशिका चक्र की अवस्था का सही क्रम कौन सा है। G1 S G2 M, M G1 G2 S, या फिर G1 G2 S M, या S G1 G2 M। तो हमें इसमें कौन सा सही है, अभी बता। G1 के बाद में होती है G0 यानी रेस्टिंग फेज, फिर होती है S, फिर G2 फिर M,
यानी कि इसमें आएगा पहला, यानी G1 S G2 M। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? यानी कि डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी सिंथेसिस, सिंथेसिस जो होता है ना, वो हमारा होता है जीवन के बाद की, जीवन के बाद में होती है एस, तो वो होता है एस, एस का नाम ये सिंथेसिस अवस्था। तो अगला क्वेश्चन है, जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृत दिशाक रूप हो जाता है तब किस जांच बिंदु को प्रभावित रूप से सक्रियता करनी चाहिए? यानी डीएनए जो प्रतिक्रियन होता है उसे किस में होना चाहिए? तो हम इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है यानी कि G2M और M दोनों, यानी कि या दोनों हैं, या G1 या S या G2 या M। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर है, यदि कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, यानी डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, तो ये जीवन या जीवन साइक्लिन, साइक्लिन कोशिका चक्र को पार कर एस फेज में आती है, जो एस फेज में आती है, जो उसको जीवन को पार करके आती है। तो रिफ्लेक्शन की तैयारी कर रही कोशिकाएं होती हैं जो G2 फेज में प्रवेश करती हैं, तो हम उसमें करेंगे यानी माइटोकाइसिस सी। तो हमारा आंसर होगा इसमें D यानी G2M। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घटना सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कभी नहीं होती? यानी कि जो निम्न में से कौन सी घटना सूत्री विभाजन दौरान के दौरान नहीं होती? तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन, समजात गुणसूत्रों का युग्मन, क्रोमेटिड का कुंडलीकरण और सघन, तर्कु तंतुओं का गुणसूत्रों के काइनेटिक कोर से जुड़ना। तो इसमें यानी कि हम जस सूत्री विभाजन के दौरान जो होगी ना, यानी समजात गुणसूत्र होंगे, उनका युग्मन अर्धसूत्री विभाजन की एक विशेषता है, अर्धसूत्री विभाजन की एक विशेषता है। तो क्या होंगे? समजात गुणसूत्र का युग्मन, यानी कि आंसर हमारा बी ये। तो अब सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि जो सूत्री विभाजन है उसमें हमें गलत बताना है इस ऑप्शन में। तर्कु तंतु गुणसूत्रों के बिंदु, गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। तर्कु तंतु जो होते हैं गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं क्या? या फिर अंत्यावस्था में गुणसूत्र संघनित होते हैं, यानी कि अंत्यावस्था में गुणसूत्र संघनित होते हैं, या गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था में होता है, या मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र इक्वेटर में पड़े रहते हैं। यानी जो हमारा गलत है ना समसूत्री में, तर्कु तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से नहीं जुड़ते हैं। तो हमारा कौन सा आएगा? ए। तो अगला क्वेश्चन, अगला ये है 11वां क्वेश्चन, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स APC जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारक रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में से क्या घटित होगा? यानी कि जो हमारे APS है, जो जंतु को समसूत्री के सुचारक हैं, उनके बारे में त्रुटि बतानी है। तो गुणसूत्र, ऑप्शन ए गुणसूत्र संघनित नहीं होते, ऑप्शन बी गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, गुणसूत्र सी गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, डी गुणसूत्र भुजाओं में पुनर्योजन होगा। यानी कि इसमें का नाम है, यानी कि समसूत्री विभाजन के एनाफेज के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, वो अपनी विपरीत दिशा की ओर जाते हैं, जबकि जो APS गुणसूत्र होते हैं जो अलग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी कि सी गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, यानी कि पृथक्करण से प्रभावित होंगे, इसलिए APS गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, तर्कु रूपी तंतु लगे होते हैं, यानी कि तर्कु रूपी तंतु होते हैं वो कैसे लगे? यानी गुणसूत्र के सूत्र केंद्रक पर, गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर, गुणसूत्र के अंत्य पर, या गुणसूत्र के काइनेटिक कोर पर।
तो हमें करना है इसमें कौन सा है, यानी गुणसूत्र के काइनेटिक कोर पर, यानी कि सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर की सतह पर जो छोटी डिस्कनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें काइनेटिक कोर कहते हैं। यानी कि जो हमारे जो सेंट्रोमियर होता है ना उस पर डिस्कनुमा संरचना पाई जाती है, तो उससे ही क्या कहते हैं, काइनेटिक कोर। ये संरचना क्रोमोसोम को तर्को तंतु से जोड़ने का काम करती है। यानी कि हमारे अभी क्या है कि ये जो होती हैं ये गुणसूत्र को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर डिस्कनुमा होती हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पर डिस्कनुमा संरचनाएं होती हैं जो हमें एक क्या को जोड़ने का काम करती हैं। तो जुड़ने के स्थल पर जो होता है क्रोमोसोम कोशिका के मध्य में आ जाते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये कोशिका होती है उसके मध्य में आ जाते हैं। तो गुणसूत्र हमारा ऑप्शन होगा गुणसूत्र काइनेटिक कोर पर, यानी कि हमारा डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काय के कोशिका में समसूत्रण के दौरान, काय के कोशिका में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा यानी कि गुणसूत्र गति, तर्कोरूपी तंतु, या सूत्र युग्मन, या केंद्रका का विलोपन। तो हमारा है समझा जो गुणसूत्र होते हैं उनके जोड़े के रूप में होते हैं, यानी जोड़े बनने की प्रक्रिया को, जो जोड़ा बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, यानी कि जो होती है उससे कहते हैं हम सिनेप्सिस कहते हैं। यानी कि जो जो गुणसूत्र जोड़े में होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम सिनेप्सिस। तो इसी प्रकार अर्धसूत्र विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की, जो प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था जाइगोटिन में संपन्न होती है, यानी कि जाइगोटिन में संपन्न होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं हम सूत्र युग्मन। यानी हमारा आंसर होगा कौन सा, सी, सूत्र युग्मन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एकल कोशा में 128 कोशाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो समसूत्र की यानी 128 कोशिका बनाने के लिए कितने समसूत्री होने चाहिए, यानी कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित के दौरान 2 समसूत्री बनती हैं। तो हमें एक से क्या बनती हैं, 2, तो हमें कितने होंगे, 7, ताकि 7 विभाजनों के बाद समसूत्री विभाजन होंगे तब जाके हमारे 128 कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया होगी। तो हमारा क्वेश्चन है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात सूत्रों पर पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षित करता है। तो ऑप्शन ए युगली, ऑप्शन बी वह स्थल जहाँ जीन विनिमय होता है, ऑप्शन सी उपांति भवन, डी सिनेप्टोमिनल यानी पट्टबंध। तो हमें करना है इसमें कौन सा ऑप्शन है कि अर्धसूत्रण विभाजन जो फर्स्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट के पैकिंग चरण की अवस्था है, यानी कि जो इन स्थान अभिलक्षित करता है कौन सा, वो स्थल जहाँ पर जीन विनिमय होता है, युगली यानी कि नहीं, उपांति नहीं, सिनेप्टोमिनल नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, बी, वो स्थल जहाँ जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है वो। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है। अर्धसूत्री विभाजन है उसमें अलग गलत कौन सा है, यानी कि डीएनए प्रतिक्रिया अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्धसूत्री विभाजन की एस फेज में होती है, या फिर समजात गुणसूत्र का युग्मन या पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है, या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात, इस 11 नहीं है, ये सेकंड है, के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 2 अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या सेकंड में होता है। तो हमें क्या बताना है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सूत्री विभाजन के समान होता है, यानी कि इतना तो हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जो सेकंड, वो कौन सा है, समसूत्री विभाजन के समान है,
यानी जो समसूत्री विभाजन होता है उसके समान है अर्थसूत्री विभाजन। अर्थसूत्री विभाजन सेकंड में कोई ऐस अवस्था नहीं होती, यानी कि जो अर्थसूत्री विभाजन होती है उसमें ऐस अवस्था यानी ऐस फेज नहीं होती। इसमें अंत्य अवस्था के ऐस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि जो हमारा है डीएनए की प्रतिकृति ऐस सेकंड अवस्था में होती, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा इसमें अलग से कोई ऐस फेज नहीं होती अर्थसूत्री विभाजन में। इसलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अर्थसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदुओं का विभाजन होता है? तो हमें करना है मध्य अवस्था सेकंड, अंत्य अवस्था सेकंड, पश्चात अवस्था सेकंड या मध्य अवस्था फर्स्ट। तो हमारा है बी, सॉरी इसमें है हमारा सी, पश्चात अवस्था सेकंड, यानी कि पश्चात अवस्था सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थसूत्री विभाजन यानी अर्थसूत्री पूर्व अवस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा को उपादित करता है? यानी काइजमेटा क्या है? एक जो कि गुणसूत्रों के ऐसे काइजमेटा यानी जीन विनिमय होता है उसे कहते हैं काइजमेटा। तो उसमें क्या है? बी यानी प्राकृतिक क्रम। इसमें क्या चलता है? प्राकृतिक क्रम, युग्म पट्ट नहीं, यानी कि हमारे काइजमेटा हो रहे ना इस प्रकार से, इसलिए ये होता है काइजमेटा। हमारा आंसर होगा कौन सा? प्रगति क्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेप्टोनीमल मिश्रण का विघटन है। सिनेप्टोनीमल यानी क्या है? पट्टबंध है ये। तो हमें इसमें पट्टबंध यानी सिनेप्टोसील निकालने में क्या आएगा? अर्थसूत्री विभाजन से फर्स्ट की पूर्व अवस्था की होती है ना, उसमें द्विपट्ट के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल होता है, यानी कि जो अर्थसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है उससे पहले यानी पूर्व अवस्था होती है उसमें क्या द्विपट्ट के दौरान होता है, द्विपट्ट की प्रारंभ होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, द्विपट्ट के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? प्रगतिक्रम, द्विपट्ट, स्थूलपट्ट, युग्मपट्ट। यानी कि जो द्विपट्ट डिप्लोटीन यानी कि डिप्लोटीन होती है ना, उसके दौरान न्यूक्लियोप्रोटीन सिनेप्टोनीमल मिश्रित का आंशिक विघटन होता है। अभी जो हमने कराया ना इसमें सिनेप्टोनीमल यानी द्विपट्ट के दौरान, तो उसमें क्या आंशिक विघटन होता है। समजात गुणसूत्र विनिमय क्रॉस यानी ओवर होता है ना, बिंदु विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होते हैं ये, यानी कि इसमें क्या आएगा हमारे में? द्विपट्ट। अभी पता है ये भी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अर्थसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में आरंभ होता है? यानी कि जो जीन विनिमय यानी अभी पता है ना क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो हमें क्या बताना है, जो जीन विनिमय की जो प्रक्रिया होती है ना, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, उसमें समजात गुणसूत्र के असंगतिक अर्ध गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अच्छा, ये क्रॉसिंग ओवर होती क्यों इस प्रकार से? जैसे ये हो गया हमारा एक गुणसूत्र, ये हो गया हमारा दूसरा, यानी कि जो इसमें काइजमेटा जीन विनिमय बन रहा है ये वाला, ये किस लिए बन रहा है? यानी कि ये वाला दो गुणसूत्रों के समान, यानी कि इनमें क्या अर्ध गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए आरएनए जो भी होते हैं उनका आदान प्रदान होता है इनमें। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन अवस्था में प्रारंभ होता है, यानी कि जो होती है इसमें पैकाइटिन अवस्था में होता है। पैकाइटिन अवस्था कौन सी होती है हमारी? यानी स्थूल, यानी कि पैकाइटिन अवस्था को कहते हैं स्थूलपट्ट। तो हमारा एक आंसर होगा सी, पैकाइटिन अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? यानी कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो किस अवस्था में आवश्यक है? यानी कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम यानी कि
प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था के दौरान रुकम में भाग लेता है ये, यानी कि पैकाइटिन अवस्था के दौरान ये भाग लेगा इस अवस्था, क्योंकि इस स्थान पर क्या समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मध्य जीन विनिमय होता है ना, उस वजह से ये दिखाना पड़ता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान का जीन का विनियम है। जीन विनियम भी एक एंजाइम प्रवर्ती प्रक्रिया है जो एंजाइम इससे संबंधित होता है। तो हमारा इसमें क्या आएगा, पहला में यानी कि ए, यानी पैकाइटिन अवस्था में भाग लेता है यानी एंजाइम। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यानी कि 23। सूत्रीय युग्म समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा बनाए गए मिश्रित को क्या कहा जाता है, यानी कि जो समजात गुणसूत्रों के युग्म होते हैं ना, उन्हें हम जैसे मिला के बनाए तो क्या होगा, तो उसमें क्या आएगा कि पहला ऑप्शन मध्यवर्ती पट्टी, दूसरा काइनेटिक कोर, तीसरा युगली, डी अक्षय सूत्र। ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, उनकी एक जोड़ी जटिल का निर्माण करती है यानी कॉम्प्लेक्स। यदि युग्मित यानी बाइवेलेंट यानी चतुष्क बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, युगली। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है, यानी कि जाइगोटिन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, युग्मक बनाने के लिए रुकमनी एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है। हमने अभी इसी का जिक्र किया था कि युग्मित अवस्था में रुकमनी किस अवस्था में भाग लेता है, तो ये है हमारा सी, पूर्वावस्थी बी यानी कि बी में। तो हमारे होते हैं अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज हमने कौन सा किया कि सेल साइकिल सेल डिवीजन के 25 MCQ पूरे किए हैं। इस प्रकार हम अगली वीडियो में लेके आएंगे अगला टॉपिक न्यू। तो आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलें और कैटेलाइट क्लैरिटी कोचिंग के साथ जुड़ें, ट्रिपल सी नेट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।